एवरीबॉडी। आई होप बेटा लोग आपको लॉ की क्लासेस सब समझ आ रही हैं। आई होप आप उसे नेक्स्ट लेक्चर को देखने से पहले पिछले सारे लर्न कर लेते हो, क्योंकि उसी से ही आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि सारा लॉ टिप्स पे रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में हमें नहीं पता क्या आ जाएगा। सो बी वेरी गुड एट एवरी चैप्टर, और हमेशा नेक्स्ट वीडियो से पहले पिछला सारा अच्छे से दिमाग में रखिए, ताकि आपको अगला वाला ज्यादा आसान लगे और कंफर्टेबल लगे, राइट। और आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। और इसके लिए मैंने पहले भी बता रखा है कि की मैनेजरियल पर्सनल में आ जाते हैं आपके CS, देन योर CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, देन योर CFO चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, देन योर MD मैनेजर, MD हो गए आपके मैनेजिंग डायरेक्टर, फिर मैनेजर। ये मैनेजर वो नहीं है जो परचेज मैनेजर, अकाउंट्स मैनेजर है, ये कंपनी के एक मैनेजर है, एक ही मैनेजर होते हैं पूरी कंपनी के, वो है। फिर उसके बाद होल टाइम डायरेक्टर। तो ये सारे की मैनेजरियल पर्सनल हैं, और ये आपने पहले भी मेरे से सुना है कहीं ना कहीं कंपनी लॉ पढ़ते हुए, तो इसलिए ये वर्ड तो आपको पहले से ही मालूम है। तो अब जो टॉपिक हम उठा रहे हैं वो है इनकी अपॉइंटमेंट और इनकी रेम्युनरेशन का, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। उसमें सेक्शंस हैं, कोशिश करिए उनको लर्न करने की, उससे फायदा होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि डायरेक्टर्स के जो सेक्शंस हैं उनको थोड़ा दिमाग में रखने से एक बड़ी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग आपकी बनेगी, एक हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बनेगा। तो इसलिए और एरियाज में तो मैं इतना फोर्स नहीं करती आपको सेक्शंस लर्न करने के लिए, बट एज फार एज डायरेक्टर्स कंसर्न यू शुड लर्न द सेक्शंस, राइट। कोशिश करिए स्पेशली मेन सेक्शंस को लर्न करने की, ताकि आपको टॉक्स जो है वो आगे की बहुत अच्छे से समझ आए। कंपनी लॉ बहुत वास्ट है, तो इसलिए सेक्शंस बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं आपको, आगे कंफ्यूजन्स नहीं रहते ऐसे। नहीं तो आपको वापस जाके देखना पड़ता है, ये कौन सा सेक्शन था, ऐसे करके, क्योंकि सिर्फ सेक्शन से बात करते हैं ना, इसलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी का पॉइंट। सबसे पहले पॉइंट आ रहा है इसमें अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसको हम शॉर्ट में MD बोलेंगे, देन योर होल टाइम डायरेक्टर, देन योर मैनेजर, राइट। तो इन तीनों की, और सेक्शन प्लीज मैंने बोला आपको थोड़ा सा दिमाग में रखिए, अपने नोट्स में ऐसे बड़ा बड़ा लिखेंगे तो आपको लर्न होना शुरू हो जाएगा। जितना बड़ा लिखेंगे, जितना डार्क कलर से लिखेंगे, रेड या पिंक या जैसे भी, तो फिर उतना लंबे समय तक आपके माइंड में रहेगा। और फिर ये भी याद रहेगा कि सबसे पहले हमने 196 पढ़ा था, तो इससे भी आपको याद होना शुरू हो जाएगा। और सीरीज में आएंगे सारे सेक्शन, 196, 197 ऐसे करके 205 तक जाएंगे हम इस चैप्टर में। तो बहुत कूल है, इट्स ऑल वेरी कंफर्टेबल। कंपनीज एक्ट 2013 के हैं सारे सेक्शंस, पता है आपको ऑलरेडी। और अब हम इनकी अपॉइंटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो उसने बोला है, वो कहते हैं कि कंपनी में, ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान है, कंपनी में MD और मैनेजर ये दोनों पोस्ट एक टाइम पे कभी नहीं मिलेगी। इसका मतलब है या तो आपको मैनेजिंग डायरेक्टर मिलेंगे या आपको मैनेजर मिलेंगे। मैनेजर मतलब कंपनी के पूरे मैनेजर। I repeat myself, I am not talking about any purchase manager or sales manager, I am talking about manager of the company, जिनके पास सारे अफेयर्स को संभालने की सब्सटैंशियल पावर होती है। तो बहुत ही बड़े लेवल की पर्सनालिटी हो गई, बहुत बड़े लेवल की पोस्ट हो गई। तो पूरे कंपनी का, पूरा जितना भी बड़ा कंपनी आप बना लेते हैं, उसका एक ही मैनेजर आप रख सकते हैं। अब प्रैक्टिकली अगर आप सोचें, टाटा बिरला रिलायंस कितने बड़े लेवल पे चले गए, MNCs बन गए, तो कैसे पॉसिबल है कि एक ही हेड हो इतनी बड़ी कंपनी का। तो इसलिए मैनेजिंग डायरेक्टर कंफर्टेबल पोस्ट है, इसलिए प्रैक्टिकली आपको मैनेजर ना दिख के MD दिखेंगे। क्यों? क्योंकि एक कंपनी में एक से ज्यादा MD हो सकते हैं। आई रिपीट कि एक से ज्यादा MD हो सकते हैं, मोर देन वन MD इज पॉसिबल, लेकिन मैनेजर सिर्फ एक ही रख सकते हैं आप। और दोनों पोस्ट इकट्ठे कभी नहीं चल सकती हैं, क्योंकि दोनों का पावर सेम है। तो सेम पावर दो बंदे कैसे यूज कर सकते हैं पूरी कंपनी को लेके। इसलिए वो बोलते हैं कि या तो MD रहेंगे आपके पास या फिर मैनेजर रहेंगे, सेम टाइम पे आप दोनों पोस्ट को अपॉइंट नहीं कर सकते, राइट। पहली बात। दूसरी बात, टेन्योर आया, मैक्सिमम 5 इयर्स, एक टर्म जो होगी उनकी मैक्सिमम 5 इयर्स के लिए आप MD,
मैनेजर, WTD दैट इज होल टाइम डायरेक्टर को, इनकी एक टर्म जो है वो मैक्सिमम 5 इयर्स की हो सकती है ना, लिखा है ना, नो कंपनी एक्सीडिंग 5। इसका मतलब है 5 साल से ज्यादा की एक समय पे नहीं टर्म हो सकती, तो वन टर्म मैक्सिमम 5 इयर्स, है ना। इसको ऐसे लिखना चाहिए कि वन टर्म मैक्सिमम 5 इयर्स। जो मैं लिखती जाती हूँ वो भी आप ऐसे लिखते जाएंगे, तो कल को आपको उसको दोबारा दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, राइट। फिर उसके बाद बात आती है कि मान लीजिए हमने मिस्टर एक्स को अपना इनमें से कोई भी पोस्ट दिया, तो क्या हमने 5 साल के लिए अपॉइंट किया, तो क्या हम उन्हें रीअपॉइंट कर सकते हैं? तो आंसर इज यस, कर सकते हैं। लेकिन अगर 5 साल के लिए अपॉइंट किया तो 4 साल खत्म होने से पहले आप उनको रीअपॉइंट नहीं कर सकते हैं। मतलब जब उनकी टर्म का 1 साल रहता होगा तभी आप उनको रीअपॉइंट कर सकते हैं, उससे पहले आप रीअपॉइंट नहीं कर सकते हैं। लैंग्वेज पे ध्यान दीजिए, बोलते इट इज फॉर द प्रोवाइडेड नो रीअपॉइंटमेंट शैल बी मेड अर्लियर देन 1 ईयर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। मान लीजिए आपने 4 इयर्स का एक टर्म रखा है, तो 3 साल के बाद ही आप उन्हें रीअपॉइंट करने का सोच सकते हैं। जो रेजोल्यूशन पास करेंगे, चलो इनको रीअपॉइंट करते हैं, तो वो अगर 4 साल का टर्म है तो 3 साल से पहले आप रीअपॉइंटमेंट नहीं कर सकते हैं। 5 साल का टर्म रखा है तो 4 साल से पहले आप रीअपॉइंटमेंट का रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकते हैं। दैट इज व्हाट ही वांट्स टू से। तो नॉट अर्लियर देन 1 ईयर, जो टर्म की एक्सपायरी है उससे 1 साल से पहले आप रीअपॉइंट नहीं कर सकते। इसका मतलब है जब लास्ट ईयर होगा, जब लास्ट ईयर चल रहा होगा उस दौरान 1 साल रहता है, तब आप उन्हें रीअपॉइंट कर सकते हैं, राइट। तो ये है छोटा सा। उसके बाद आते हैं हम डिस्क्वालिफिकेशन पे, जिसमें एक निमोनिक भी मैंने बनाया, एंड द निमोनिक इज एज, ये तो एक वर्ड आ गया, फिर OIC, OIC ऐसे वाला, है ना। तो इससे आपको लर्न हो जाएगा बेसिकली। दिस इज अगेन 196 सबसेक्शन, 196 ही चल रहा है सारा अपॉइंटमेंट और ये सबका। तो इट इज सबसेक्शन 3 जो बात कर रहा है। तो इसमें पहले उसने एज की बात करी है फर्स्ट पॉइंट में, कि 21 साल से छोटे को आप नहीं बना सकते, और 70 इयर्स के पर्सन को भी आप नहीं बना सकते, उससे कम एज का ही होना चाहिए। तो 21 या 21 से ज्यादा होना चाहिए, और 70 से 70 से कम होना चाहिए। तभी उसने लिखा नो कंपनी, है ना। तो इस केस में आप अपॉइंट नहीं कर सकते, कब? बिलो 21 ईयर्स। इसका मतलब है 21 का है तो आप कर सकते हैं। तो जो एज है वो क्या होनी चाहिए? वो 21 ईयर्स और उससे ज्यादा हो सकती है, तो मिनिमम 21 ईयर्स। और हैज अटेन्ड द एज ऑफ 70, नो कंपनी, तो 70 की एज पे आप उन्हें अपॉइंट नहीं कर सकते। इसका मतलब है उनकी एज लेस देन 70 ईयर्स होनी चाहिए। तो 70 साल की अभी वो एज हुई ना हो और 21 या 21 से ऊपर के हो, तभी एक पर्सन को आप इनमें से कोई पोस्ट दे सकते हैं, चाहे वो MD है, चाहे वो मैनेजर है, चाहे वो WTD है। समझ आई ना ये बात? अब पॉइंट आता है कि मान लीजिए एक 70 इयर्स का पर्सन है, उनकी 70 साल की एज हो गई है, और फिर भी आप उन्हें अपॉइंट करना चाहते हैं, तो फिर आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। अब स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए आप नोटिस भेजोगे, मीटिंग करनी है, जनरल मीटिंग, तो नोटिस भेजोगे। नोटिस में फिर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट होगी, उसमें फिर आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि उन्हें ही अपॉइंट करना चाहिए जबकि उनकी एज 70 हो चुकी है। अब देखो लैंग्वेज, कहते हैं प्रोवाइडेड अ पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 70, जो 70 साल के हो चुके हैं उनको भी आप अपॉइंट कर सकते हैं, इनमें से कोई भी पोस्ट दे सकते हैं, लेकिन एक स्पेशल रेजो आपको चाहिए। इसका मतलब है अगर 70 ईयर या उससे ज्यादा की एज हो गई है तो आपको एक SR पास कराना जरूरी है, इन विच द एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, जो कि नोटिस के साथ एनेक्सर में भेजी जाती है। सो ही सेज एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट एनेक्स टू द नोटिस फॉर सच मोशन, मोशन मींस प्रपोजल, शैल इंडिकेट द जस्टिफिकेशन फॉर अपॉइंटिंग, कि आपको रीजन देना होगा कि क्यों आपको लग रहा है कि 70 की एज पे भी जो है वो बहुत परफेक्ट पर्सन है और उन्हें अपॉइंट कर देना चाहिए। फिर जनरल मीटिंग से रेजोल्यूशन वोटिंग करके करवाया जाएगा, और अगर वो एक SR पास हो गया तब आप 70 ईयर पर्सन को आप अपॉइंट कर सकते हैं। केस आ सकता है यहाँ पे, तो हर चीज पे केस आ सकता है, क्योंकि आपकी जो भी प्रोफेशनल एग्जाम है, एवरी प्रोफेशनल एग्जामिनर इज वेरी वेरी स्मार्ट, तो वो कहीं से भी क्वेश्चन निकाल लेते हैं।
तो परफेक्शन में जाइए, एक एक पॉइंट को पकड़िए, उसको लॉजिक को पकड़िए। अगर लॉजिक खास नहीं मिलता है तो उसको लर्न करिए। लर्न करने के लिए मुझे कॉन्सेंट्रेशन से सुनिए, लिखिए साथ साथ पॉज करके, और फिर उसको बाद में रिवाइज करिए। मेरे को बार बार सुनने से नहीं होगा। आप अगर बिल्कुल ही भूल गए तो दोबारा सुनिए, नहीं तो आप बुक को जो मैंने बताया जिस तरीके से ऐसे लिख लो, तो जो लिखा हुआ है अगर उसको बार बार पढ़ोगे तो आपको पक्का मेमोराइज होगा, गारंटी मैं दे रही हूँ। लेकिन एटलीस्ट 3 टाइम्स आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं होता चलो आज ही मैं 3 बार पढ़ लेता हूँ, इट्स नॉट लाइक दैट। जब थोड़ा दिन हो जाए उसके बाद सेकंड रिवीजन, फिर थोड़ा समय हो जाए फिर थर्ड रिवीजन, तभी तो आप मेमोरी को रिप्लेनिश करेंगे ना, बार बार उसको फ्रेश करेंगे। तो रिफ्रेश करना मेमोरी को बहुत ज्यादा जरूरी है, और हो जाता है। बच्चे बहुत हाई परसेंटेज में भी चले जाते हैं लॉ में, कुछ मुश्किल नहीं है। एक बस एप्टीट्यूड चाहिए, एक जोश चाहिए लॉ पढ़ने के लिए, एक इंटरेस्ट होना चाहिए आपके अंदर, तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, पहली बार में बहुत वंडरफुल मार्क्स ला सकते हैं। फिर था OIC, तो इसमें इंसॉल्वेंट का आई उठा लिया मैंने, फिर उसके बाद क्रेडिटर का C उठा लिया मैंने, फिर उसके बाद ऑफेंस का O उठा लिया। तो इस तरीके से OIC ऐसे बना। अब ये क्या है? ये है जो पहले भी आपने वर्ड सुने हुए, ही इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट और हैज एट एनी टाइम। ये खास बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि भैया इंसॉल्वेंसी हुई फिर इंसॉल्वेंसी से डिस्चार्ज कर दिया गया फिर 5 साल हो गए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैनेजरियल पर्सनल के साथ लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है। बोले कभी भी अगर डिक्लेयर हुआ है पर्सन इंसॉल्वेंट तो फिर वो मैनेजरियल पर्सनल तो भूल ही जाए होना। इन तीनों में से स्पेशली MD, मैनेजर, WTD में से उसको कोई भी पोस्ट नहीं मिल सकती है, क्योंकि अभी 196 उन्हीं की बातें कर रहे हैं। इन 3 पोस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो तो भूल ही जाए। तभी उसने बोला एट एनी टाइम बीन एडजर्ज्ड। एडजर्ज्ड मींस अगेन एडजुडिकेटेड, दैट इज डिक्लेयर्ड, कि अगर सर को कभी भी इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया गया कोर्ट के द्वारा तो फिर तो वो कभी भी नहीं बन सकते। ये ना हमेशा याद रखिएगा, और इस पे बेशक लिख लीजिए एट एनी टाइम। हर जगह ये रूल चलेगा यहाँ पे, तो उससे क्या है आपको एक कॉमन सेंस या एक लॉजिक तैयार हो जाएगा कि ठीक है भैया यहाँ तो लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है। बेशक ऐसे लिख लिया करिए अपने साथ, लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है, लॉ वेरी स्ट्रिक्ट, ऐसे करके लिखेंगे तो और लॉजिक्स ब्रेन में सेट हो जाएंगे हमेशा के लिए, राइट। अच्छा, फिर है कि जो C से बना क्रेडिटर्स, कि अगर उन्होंने जिस पर्सन ने कभी भी अपने क्रेडिटर्स को परेशान किया पेमेंट से, या उनके साथ कोई कॉम्पोजिशन किया, कॉम्पोजिशन मतलब कॉम्प्रोमाइज, कोई एडजस्टमेंट करे, कोई अरेंजमेंट करे कि सर इतने पैसे नहीं है मेरे पास, आप मुझे माफ कर दो, आप मेरी ये प्रॉपर्टी ले लो, बाकी पैसे के लिए मैं हाथ जोड़ता हूँ, अब मैं क्या करूं, मैं बुरे हालात में हूँ, प्लीज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करो। तो अगर कभी भी किसी पर्सन के क्रेडिटर्स को ऐसे परेशानी हुई है या उन्होंने उसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया है, फिर उस पर्सन को आप कभी भी मैनेजरियल पर्सनल, ये जो 3 पोस्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस पे आप उसको अपॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे भी यही लिखा है एट एनी टाइम। सस्पेंडेड पेमेंट, कि पेमेंट ही नहीं दिया आपने क्रेडिटर्स का, या एट एनी टाइम कॉम्पोजिशन किया है। कॉम्पोजिशन मतलब बड़े सारे वर्ड्स होते हैं, आपने कभी बिजनेस लॉ में भी सुने हो मेरे से, अगर बिजनेस लॉ सुना है, नहीं तो मैं बोल रही हूँ कि आपने कभी भी कॉम्प्रोमाइज किया है, कोई भी एडजस्टमेंट करी है, कोई भी अरेंजमेंट करा है, ये सब एक ही वर्ड है, इन सब का एक ही सेंस है। कोई भी कंपाउंडिंग करी है, एक और वर्ड होता है कंपाउंडिंग, सबका एक ही मीनिंग है। तो इसमें से अगर कभी भी कुछ भी हुआ है आपके क्रेडिटर्स के साथ, तो फिर उस सिचुएशन में आपको हम MD, मैनेजर, होल टाइम डायरेक्टर में से कोई पोस्ट कभी भी नहीं दे सकते हैं, राइट। अच्छा, फिर अगेन एट एनी टाइम, ये खास बात है कि अगर आपने कभी भी कोई भी ऑफेंस किया है और इम्प्रिजनमेंट आपको मिला है मोर देन 6 मंथ्स, यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट आ गया। मैंने आपसे एक रजिस्टर बनवाया था जिसमें मैंने कहा था परसेंटेजेस, फिगर्स, है ना, प्रोसीजर्स, वो सब लिखते जाइए, तो उसमें ये लिख दीजिएगा कि इसमें कभी भी अगर कभी भी जेल हुई है और 6 महीने से ज्यादा की जेल हुई है, तो फिर से वो कभी भी अपॉइंट नहीं हो सकते हैं। दैट इज द सिंपल पॉइंट। तभी वो बोलते हैं हैज एट एनी टाइम, ये खास वर्ड है एट एनी टाइम, जो हर जगह पे यूज हो रहा है, देख रहे हैं आप। बीन कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस एंड सेंटेंस, सेंटेंस मतलब उन्हें सजा मिली है,
for a period of more than 6 months. It's not 6, it's more than 6. 6 तक प्रॉब्लम नहीं है, 6 मंथ से ज्यादा की सजा है तो फिर तो इस तरीके से एज OIC से आप लर्न कर सकते हैं और आई होप आपको कंफर्टेबल लगेगा, इससे लर्न भी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो हो गया सेक्शन 196 ने जो डिस्क्वालिफिकेशन बताई है। फिर आता है शेड्यूल 5 जो कंपनीज एक्ट का 2013 का शेड्यूल 5 है, जिसने सारा मैनेजरियल पर्सनल के बारे में ही बात किया है। उसने भी इस शेड्यूल के 4 पार्ट्स हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। तो सारे पार्ट्स हम करेंगे, हमारे इस चैप्टर में ही आएंगे सारे 1 बाय 1। और शुरू में इस शेड्यूल ने कुछ एडिशनल कंडीशंस बताई हैं जो इनकी एलिजिबिलिटी डिसाइड करती है। मतलब अभी भी मुद्दा अपॉइंटमेंट का चल रहा है कि ये अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल होंगे अगर शेड्यूल 5 की जो एडिशनल कंडीशंस हैं अगर उन्हें भी फुलफिल किया जाए। इसका मतलब सेक्शन 196 सब सेक्शन 3 की डिस्क्वालिफिकेशंस को भी दिमाग में रखना है, प्लस शेड्यूल 5 की जो एडिशनल कंडीशंस है उनको भी दिमाग में रखना है। अब वो सब क्या है उनको देखिए 1 बाय 1। अब देखिए पहला आता है, अब यहाँ पे ना शेड्यूल 5 में 16 एक्ट्स का मेंशन है और अगर उनमें से किसी भी एक्ट का नॉन कंप्लायंस हुआ है और उसके लिए उस पर्सन को ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया गया है तो फिर वो कभी भी MD या मैनेजर या WTD बनने के लायक नहीं है। तो 16 एक्ट्स हैं शेड्यूल 5 में जिनका मेंशन किया गया है, तो उसमें कोई भी ऑफेंस नहीं होना चाहिए। या फिर उनके ऊपर फाइन लगा है 1000 से ज्यादा का, 1000 से ज्यादा का फाइन, कितना छोटा अमाउंट होता है 1000, तो भी फिर वो डिस्क्वालिफाइड है। तभी वो बोलता है ही हैड नॉट बीन सेंटेंस्ड टू इम्प्रिजनमेंट फॉर एनी पीरियड। यहाँ पे वहां पे क्या था 196 सबसेक्शन 3 में जो ओ था ऑफेंस उसमें मोर देन 6 मंथ्स था, इसमें एनी पीरियड कि अगर एनी पीरियड का इम्प्रिजनमेंट हुआ है आपको तो फिर आप बन ही नहीं सकते। या फिर जो फाइन है इफ दैट एक्सीड्स 1000 रुपीज, he says or to a fine exceeding 1000 for the conviction of an offence under 16 acts as specified under schedule 5। कि schedule 5 में 16 acts का मेंशन है, उसमें अगर कभी भी उसको ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया गया और उसको कोई भी सजा मिली चाहे वो कितने भी पीरियड की मिली हो फिर वो डिस्क्वालिफाइड है बंदा। दैट इज अ सिंपल पॉइंट। जो सेकंड पॉइंट है उसके वो भी उसके जैसा है, इसने एक पर्टिकुलर एक्ट का नाम लिया गया है कोफेपोसा, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कोफे बन गया। फिर एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज, तो कोफेपोसा ऐसे करके इसको लर्न कर सकते हैं आप कि अगर इस एक्ट के अंतर्गत कभी भी उन्हें जेल हुई है, डिटेन्ड का मतलब है उनको इम्प्रिजनमेंट किया गया है फिर से, तो भी वो इनमें से कोई भी पोस्ट के लायक नहीं है। So he says he had not been detained for any period। खास बात है कि ये चीज कॉमन रहेगी कि किसी भी पीरियड, और इसमें फाइन नहीं है, इसमें सिर्फ इम्प्रिजनमेंट की बात करी गई है कोफेपोसा में। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज एक्ट 1974। अगर आपको इसका पूरा नाम याद नहीं है तो आप कोफेपोसा से काम चला सकते हैं, नो प्रॉब्लम विल बी देयर, राइट। अच्छा, उसके बाद अब जो इसमें नेक्स्ट में कहा गया वो ये कि अगर मान लीजिए जो हमने 16 एक्ट्स की बात करी या हमने कोफेपोसा की बात करी, अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम कभी भी रही है लेकिन अगर हम इसके बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल ले लें कि सर ये कन्विक्शन तो हुआ था बट स्टिल गवर्नमेंट के सामने हमने अपनी बात रखी और गवर्नमेंट ने कहा चलो ठीक है, तो फिर तो हम अपॉइंट कर ही सकते हैं क्योंकि देश की सरकार के आगे तो और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर अगर एक बार हमने अप्रूवल ले ली तो कल को कभी भी अगर हम दोबारा उन्हें रीअपॉइंट करते हैं तो फिर हमें दोबारा अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि इस प्रॉब्लम के आने के बाद एक बार हम गवर्नमेंट से अप्रूवल ले चुके हैं, राइट। तो लैंग्वेज देखो, कहते हैं प्रोवाइडेड वेयर सेंट्रल गवर्नमेंट गिवन अप्रूवल टू द अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन कन्विक्टेड और डिटेन्ड अंडर पैरा 1 और पैरा 2। ये पैरा 1 है आपका
और ये पैरा 2 है बेटे मेरे, ठीक है ना, दैट इज कोफेपोस एंड 16 एक्ट्स एज द केस में भी, जो सा भी केस हो। नो फर्दर अप्रूवल, उसके बाद दोबारा अप्रूवल लेने की जरूरत आपको नहीं होगी अगर आप सबसीक्वेंट अपॉइंटमेंट कर रहे हैं उस पर्सन की। इफ ही हैड नॉट बीन सो कन्विक्टेड और डिटेन सबसीक्वेंट टू सच अप्रूवल। ये बड़ी लॉजिकल सी बात है कि आपने, मैं आपसे केस बनाती हूँ, ठीक है, आप इसको छोड़ दो, आप मेरी बात सुनो। गवर्नमेंट से अप्रूवल ली मिस्टर एक्स के लिए, इस पोस्ट के लिए वो वैलिड हो गए क्योंकि गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दी। अब दोबारा उनके ऊपर कोई कन्विक्शन आ गया तो फिर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो ये लॉजिकल सी बात है कि जब हमने अप्रूवल ली तो दोबारा अप्रूवल नहीं लेनी पड़ेगी अगर उनका फिर से दोबारा कोई कन्विक्शन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक बार गलती करी फिर वो दोबारा गलती नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर दोबारा भी गलती करी तो फिर से डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। ये बड़ी लॉजिकल सी बात है। तभी उसने बोला इफ ही हैड नॉट बीन सो कन्विक्टेड सब्सिक्वेंट टू सच अप्रूवल, कि अप्रूवल लेने के बाद उन्हें दोबारा कभी कोई कन्विक्शन या डिटेंशन नहीं किया गया, तो फिर आपको बार बार अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप लॉजिकली एक बार उस चीज के लिए अप्रूवल ले चुके हो। आई होप यू गेट इट, दैट इज द सिंपल पॉइंट, राइट। अच्छा, फिर उसके बाद शेड्यूल 5 ने एक और बात कही कि अगर एक बंदा एक से ज्यादा कंपनीज में एमडी है, मैनेजरियल पर्सन है, तो सिचुएशन में उसकी जो रेम्यूनरेशन होगी वो एक लिमिट तक ही होगी। और वो लिमिट का जिक्र भी हमारे शेड्यूल 5 के पार्ट 2, मैंने बोला शेड्यूल 5 में 4 पार्ट्स हैं, तो उसका एक पार्ट है पार्ट 2 जो पूरा रेम्यूनरेशन का डिटेलिंग करता है, और उस पार्ट 2 के 5 सेक्शंस हैं। आई रिपीट कि शेड्यूल 5 के 4 पार्ट्स में से सेकेंड पार्ट, और उस सेकेंड पार्ट के 5 सेक्शंस में से सेक्शन 5 की बात कर रहे हैं हम, कि वो सेक्शन 5 हमें समझाता है कि अगर एक बंदा एक से ज्यादा कंपनीज में मैनेजरियल पर्सन है या पर्सनल है तो फिर उसकी रेम्यूनरेशन एक लिमिट तक ही होगी। अब वो आप अभी नहीं समझ सकते, वो भी इसी चैप्टर का विषय है, आगे जाके आएगा, तो इसलिए उसको मैं बोलूंगी अभी आप लेटर लिख दो और प्लीज अपने आप को डिस्टर्ब मत करना। देखो, कहते वेयर ही इज मैनेजरियल पर्सन इन मोर देन वन कंपनी, कि अगर आप एक से ज्यादा कंपनी में मैनेजरियल पर्सनल हैं, he draws remuneration from one or more companies subject to the ceiling, कि आप एक से ज्यादा से रेम्यूनरेशन लें लेकिन टोटल मिला के एक लिमिट है जिसका जिक्र कहाँ किया गया है, सेक्शन 5 पार्ट 2 शेड्यूल 5। तो शेड्यूल 5 के पार्ट 2 जिसमें 5 सेक्शंस हैं, उस लास्ट सेक्शन में इस बात का जिक्र है जो मेरे साथ भी आप पढ़ोगे, राइट। अच्छा, फिर इसी शेड्यूल 5 ने नेक्स्ट पॉइंट बताया कि अगर आप क्वालिफाइड होना चाहते हैं इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए तो आपको रेजिडेंट होना जरूरी है इंडिया का, और वो भी कब, जब आपका अपॉइंटमेंट हो रहा है उसके पिछले 12 महीने कम से कम आपका इंडिया में स्टे होना चाहिए। और अगर आप बाहर से आए हैं तो आप छुट्टी मनाने नहीं आए हैं, आप अपनी नौकरी की वजह से आए हैं, अपने बिजनेस की वजह से आए हैं, या किसी भी काम की वजह से आए हैं। और जब आपकी ये वाली अपॉइंटमेंट हो रही है तो उसके पिछले 12 महीने कम से कम मिनिमम 12 मंथ्स आप इंडिया में स्टे किए हैं, फिर ही आप केपेबल है, क्वालिफाइड है मैनेजरियल पर्सनल एमडी मैनेजर WTT के लिए, अदरवाइज नहीं। सो ही सेज हियर रेजिडेंट इंक्लूड्स अ पर्सन who has been staying in India for a continuous period of not less than 12 months, कम से कम 12 महीने, कब, immediately preceding the date of his appointment। इसका मतलब है ये हो गई आपकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, राइट, इस दिन आपकी अपॉइंटमेंट हुई इनमें से कोई भी, तो उसके मिनिमम 12 मंथ्स पिछले वाले आपने हिंदुस्तान में गुजारे हो, आप रेजिडेंट हो, यहाँ पे स्टे किया हो। सो इट सेज एज preceding date of his appointment as a managerial person and who has come to stay in India। क्यों आए हैं सर? किसी नौकरी की वजह से आए हैं या कोई बिजनेस करने के लिए, या वोकेशन, ये स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, वेकेशन नहीं है, ये वोकेशन है, कि वो अपने बिजनेस से या किसी भी काम से या किसी भी नौकरी की वजह से अगर आए हैं इंडिया में और कम से कम 12 महीने का स्टे अगर उनका रहा है
तो फिर वो क्वालिफाइड है एज पर शेड्यूल 5, राइट। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, यहां तक इसको ब्रेन में सेट करिए, फिर आगे आ रहा है प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट, जो फिर अगले लेक्चर में लेते हैं, ठीक है। आप इसको सेट करने के बाद ही नया वीडियो स्टार्ट करिएगा, ऐसे नहीं। सो प्लीज इट्स एन ऑर्डर एंड फॉलो इट। ओके, बाय बाय, सी यू।